थंबनेल तो देखा ही होगा, तो ये तो अंदाजा लग गया होगा कि डिस्क्लेमर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि पिछली बार जब अभिनव अरोड़ा पर बिना डिस्क्लेमर के वीडियो बनाया था तो लोगों ने कमेंट सेक्शन में खूब कोसा था। तो इस वीडियो को शुरू से ही क्लियर कट लेकर चलते हैं। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आज के समय में सदगुरु को कौन नहीं जानता। इनकी स्पेशल बाइक राइड्स या फिर इनकी अधूरी साइंटिफिक बातों के चलते ये हमेशा ही चर्चा में बने रहते हैं। After a person dies, up to 11 days for sure, most of the time up to 14 days, fingernails grow, hair grows. You know this? और जब चर्चा नहीं होती तो इन पर केसेस या आरोप लगते रहते हैं। कभी पत्नी की हत्या का, तो कभी लैंड एक्विजिशन का, कभी टैक्स चोरी का, तो कभी इनके स्कूल्स में मासूम बच्चों के साथ हो रहे सेक्सुअल अब्यूज का। सोशल मीडिया स्क्रॉल करो और सदगुरु फीड में ना शो हो ऐसा मुश्किल ही है। वो इसलिए क्योंकि पीआर पर रोजाना का 1.25 लाख रुपए से भी ज्यादा का खर्च जो करते हैं। और शायद यही वजह है कि जब ईशा फाउंडेशन पर जवान लड़कियों का ब्रेन वॉश करने के आरोप लगे तो ये खबर सोशल मीडिया पर तूल ही नहीं पकड़ पाई। हालांकि इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन एक केस जो खारिज हो गया वो थोड़ा सा हैरान परेशान करने वाला जरूर है। वो ये कि ईशा फाउंडेशन की ही एक वॉलंटियर जो कि ईशा होम स्कूल्स में टीचर थी, उन्होंने मीडिया के सामने कुछ खुलासे किए थे। जैसे स्कूल में बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है, अंडर वाटर करंट की समस्या के चलते कई बच्चों की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है और खबर बाहर तक नहीं पहुंच पाती। आश्रम में फीमेल्स को हाफ नेकेड होकर योग साधना करने के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो क्या है आखिर सदगुरु और ईशा फाउंडेशन का काला सच? ये जानने से पहले इन सब की शुरुआत कैसे हुई ये जान लेते हैं। तो भाई, सदगुरु का जन्म हुआ 3 सितंबर 1957 में और योग साधना की शुरुआत की 1982 में। 1983 में श्री राघवेंद्र स्वामी जी से समाधि योगा का ज्ञान अर्जित किया और 1986 में कोयम्बटूर आकर स्वामी जी की विद्या को आगे बढ़ाने लगे। कुछ ही सालों में स्वामी जी से अलग हो गए और 1992 में खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ईशा फाउंडेशन, जिसमें लोगों को ईशा योगा सिखाने लगे। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। फिर अपने स्पिरिचुअल थॉट्स को मास ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए पहले एक पेपर में आर्टिकल लिखे और फिर तमिल, इंग्लिश और हिंदी भाषा में 2 शो शुरू किए जिनमें बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ इंटरव्यूज किए जाते थे। इस तरह बनी इनकी ऑडियंस। और फिर 2017 में पीएम मोदी से करवाया गया आदि योगी शिवा स्टैचू का इनॉग्रेशन, जिसके बाद से इनकी ऑडियंस में जो बूम आया है बता नहीं सकते। हालांकि इस जमीन पर भी केस चलता आ रहा है। इसकी कमाई और टैक्स चोरी को लेकर भी कई सारी पिटीशन फाइल की गई, लेकिन चाह के भी भारत सरकार इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कच्चा चिट्ठा नहीं निकलवा सकती, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन तो यूएसए में रजिस्टर्ड है। हालांकि कुछ पेपर्स में हेरफेर और कुछ फालतू केसेस को रद्द करके सदगुरु को क्लीन चिट मिल गई। अब ऐसा नहीं है कि सदगुरु सिर्फ गलत ही करते हैं, कुछ अच्छा नहीं करते, बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाता। जैसे रैली फॉर रिवर ड्राइव शुरू की, मोटिव है नदियों के किनारे 242 करोड़ पेड़ पौधे लगाना। सुनकर कितना अच्छा लगता है, लेकिन कई बड़े इकोलॉजी एक्सपर्ट्स ने इसे एनवायरनमेंट के लिए काफी खतरनाक बताया है। उनका मानना है कि ऐसा करने से आसपास के गांवों की रेन साइकिल पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा राजेंद्र सिंह, जिन्हें इंडिया का वाटरमैन कहा जाता है, उन्होंने भी इस रैली का सपोर्ट ना करने का स्टेटमेंट दिया था। और तो और आयरनी देखिए, एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए 16 स्टेट्स में रैली की, लेकिन एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा हार्म पहुंचाने वाली गाड़ी मर्सिडीज जी वैगन में। अब इतनी महंगी महंगी कारों में घूमते हैं, महंगी महंगी बाइक से राइड पर चले जाते हैं, एडवर्टीजमेंट पर खुलकर खर्च करते हैं, तो इतना सारा पैसा आता कहाँ से है? सिंपल सा आंसर है, डोनेशन और ईशा फाउंडेशन की चाइल्ड कंपनीज के प्रॉफिट से। कुल मिला के देखा जाए तो 2018 में ईशा फाउंडेशन ने अपना नेट प्रॉफिट शो किया था करीब 55 करोड़ रुपए, जिसमें से करीब 35 करोड़ रुपए डोनेशन से आए थे। मतलब समझे, टैक्स फ्री इनकम। ईशा फाउंडेशन पर तो एलिगेशंस भी लगते हैं कि ये अपने नॉर्मल इनकम को भी डोनेशन शो करते हैं। जैसे लोग इनके यहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उन्हें स्लिप नहीं मिलती, बल्कि एक ईमेल आता है कि आपने इतने इतने रुपए डोनेट किए, जिससे न जाने कितने ही रुपए टैक्स भरने से
बचा लिए जाते हैं। इसके अलावा सदगुरु के साथ राइड पर जाना हो या स्पेशल योगा सेशन लेना हो या फिर महाशिवरात्रि से पहले होने वाले कॉन्सर्ट में, सभी में शामिल होने के लिए 50,000 से लेकर 50 लाख तक की राशि खर्च करनी पड़ती है। इसके साथ ही सदगुरु के कई सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिनसे पैसिव इनकम बनती रहती है। तो इस तरह से होती है सदगुरु और ईशा फाउंडेशन की कमाई। अब आते हैं सदगुरु के पॉलिटिकल कनेक्शंस की तरफ। तो 2018-19 के दौरान सदगुरु ने अपने फॉलोअर्स से खुलकर बीजेपी को सपोर्ट करने की बात की थी। सीए एनआरसी को बिना पूरा पढ़े ही उसे सही बताने लगे थे। What does the CAA say? Any student can read it, but all of them are coming and behaving like illiterate people. They're studying in premier universities, and how come they can't read the damn act? That nobody reads the act, everybody goes by the rumors that are going on. WhatsApp is their source of knowledge. Because I have not read the act fully, I only know it from the newspapers and I have not made a study of it. I must check this out, somebody must check this out properly. इसका सीधा मतलब क्या है ये तो आप भी समझते हैं, यानी अपने फॉलोअर्स को किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की तरफ इन्फ्लुएंस करना, जो कि किसी स्पिरिचुअल गुरु का तो काम नहीं है। इसके अलावा सदगुरु ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कि आगे चलकर उन्हीं पर भारी भी पड़ सकता है। Today, if we handle them rough on the street, tomorrow if these 100 women, even if 10 of them burn themselves, it will become an international issue. So let the buses burn for 1 or 2 days, then we will deal with it. I thought this is a strange kind of wisdom, but it is wisdom. तो अब आप ही बताइए, ये स्पिरिचुअल गुरु हैं या पॉलिटिकल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? तो इन बाबाओं पर अंधश्रद्धा करना बंद कीजिए, क्योंकि इन सभी में एक बहुत अच्छी कला होती है अपनी बातों के अंदाज और कॉन्फिडेंस के जरिए आपके दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाने की। फिर भले ही ये कितना ही कुछ गलत कह रहे हों, लोग इन्हीं की सुनते हैं। तो इनकी बातों को पत्थर की लकीर मानने से पहले थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड को जांच लीजिए और इनकी कही बातों को क्रॉस चेक करके अपने दिमाग में प्रोसेस कर लीजिए। जय हिंद।